एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। कर्नाटक में आखिरकार राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोल ही दी है। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की धमाकेदार जीत ने यह ऐलान कर दिया है कि राज्य में नफरत की दुकान बंद हो गई है और मोहब्बत की दुकान का रिबन जनता ने काट दिया है। कर्नाटक के नतीजे बतला रहे हैं दोस्तों कि अब बीजेपी की सत्ता के दिन पूरे हो रहे हैं। तो कांग्रेस की जीत से साबित हो गया है कि देश में अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और विभाजनकारी राजनीति से जनता थक गई है। जनता अब बुनियादी मुद्दों की राजनीति पर यकीन करना चाहती है। इसीलिए द केरला स्टोरी जैसे झूठ पर कर्नाटक का सच भारी पड़ गया है। कर्नाटक चुनाव को अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा था। इस चुनावी मैच में कांग्रेस ने न केवल बड़े अंतर से बीजेपी को हराया है, बल्कि उसके हमेशा के मैन ऑफ द मैच नरेंद्र मोदी को ऐसा आउट किया है कि अब बीजेपी के पैवेलियन में लौटने के दिन करीब दिख रहे हैं। अब अगले कुछ महीनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में फिर से बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होगा और बीजेपी की हालत अभी से डामाडोल दिख रही है। बीजेपी को केवल चुनावी मैदान में ही नहीं बल्कि बाकी जगहों पर भी झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और महाराष्ट्र में सरकारों पर जो फैसले सुनाए हैं वो बीजेपी को फटकार ही है। इधर अडानी और हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने 6 महीनों का समय और मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी इनकार कर दिया। गुजरात में राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज का सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और आर्यन खान को ड्रग मामले में फंसाने वाले एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े अब खुद सीबीआई के चंगुल में फंस चुके हैं। कुल मिलाकर ऐसी हर चीज जिससे बीजेपी मजबूत होती थी और कांग्रेस पर वार करने के मौके ढूंढती थी, खोजती थी, वो सब बीजेपी के खिलाफ जा रही है। यानी मोदी और शाह की जोड़ी अब बीजेपी के लिए बेअसर साबित हो रही है। इस जोड़ी के दम पर बीजेपी ने 2019 में दोबारा जीत हासिल की थी, मगर अब 2024 तक इस जोड़ी का कितना असर कायम रहेगा, यानी मोदी और शाह के दम पर क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी, यह सवाल राष्ट्रीय राजनीति में उठने लगा है। 2024 में बीजेपी की जीत की संभावनाएं जितनी कम होती जा रही हैं, उतनी तेजी से कांग्रेस की जीत के आसार बन रहे हैं। नीतीश कुमार और शरद पवार तो विपक्षी मोर्चा बनाने में लगे हुए हैं ही, वे इस मोर्चे में कांग्रेस को ही आगे रखना चाह रहे हैं और अब तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें भी लग रही हैं। कुल मिलाकर देश की राजनीति का नया चैप्टर कर्नाटक चुनाव के बाद खुलता दिख रहा है और इसमें मुख्य किरदार कांग्रेस का होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे एक चुनाव से बदल गई देश की सियासत, क्या है कांग्रेस की जीत के मायने, और यह भी देखेंगे कि क्यों मोदी जी बीजेपी को जीत दिलाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि किस तरह कर्नाटक चुनाव से बढ़ा है राहुल गांधी का सियासी कद। कर्नाटक की जनता ने इस बार बीजेपी को न केवल हार का बड़ा झटका दिया है, बल्कि मोदी जी की उस छवि को भी ध्वस्त कर दिया जिसमें अजेय बताया जाता था। बीजेपी हर चुनाव मोदी के नाम पर लड़ती थी। कर्नाटक में भी उसने यही किया। लोगों को बताया कि मोदी जी के नाम पर वोट दो वरना नुकसान हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की यह धमकी जनता पर असर नहीं दिखा पाई। उसने कांग्रेस को विजेता बनाया। 2023 में मिली ये जीत कांग्रेस के सुनहरे भविष्य के लिए मील का पत्थर तो साबित होगी ही, साथ ही राहुल गांधी के भारतीय राजनीति में बढ़ते कद की गवाह भी है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा 21 दिन इस राज्य में गुजारे और करीब 531 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा में ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। कर्नाटक के कोलार में 2019 में उन्होंने मोदी उपनाम को लेकर जो टिप्पणी की थी उसे गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि माना और राहुल गांधी पर मुकदमा किया। सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। भाजपा इतने पर भी चुप नहीं बैठी और राहुल गांधी पर पिछड़ों के अपमान का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की जो विराट और उदार छवि जनता के बीच बनी, उसे ध्वस्त करने की हर संभव कोशिश भाजपा ने की। लेकिन राहुल गांधी ने कर्नाटक में पिछड़ों के मुद्दों पर भाजपा को बड़े सलीके से घेर लिया। उन्होंने सवाल उठाया, भारत सरकार में मात्र 7% सचिव दलित, आदिवासी या ओबीसी क्यों हैं? क्या भारत में इन वर्गों की आबादी बस 7% है? अगर हमें देश में सबको भागीदारी देनी है तो किस जाति की कितनी आबादी है ये पता लगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं?
उनके सवालों पर भाजपा ने घुटने टेक दिए। जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर राहुल गांधी ने एक लंबी लकीर खींच दी और कांग्रेस की सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक विरासत को फिर से मुख्य धारा में ले आए। तो आप जानते हैं कि हमारा संविधान तो सामाजिक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है ही। आजादी के तुरंत बाद दलितों और आदिवासियों के लिए राजनीति, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देकर कांग्रेस ने भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत किया था। फिर पिछड़े वर्गों को शिक्षा में आरक्षण देने का काम भी कांग्रेस सरकार ने ही किया था, लेकिन इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर कांग्रेस प्रचारित या प्रसारित नहीं कर पाई, बल्कि क्षेत्रीय दल या गैर कांग्रेसवाद में सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद होती रही। लेकिन पिछले दिनों हुए रायपुर अधिवेशन में संगठन और राजनीति दोनों ही मोर्चों पर सामाजिक न्याय को कांग्रेस ने अपनी वैचारिक मशाल बनाया और अब उसी की रोशनी कर्नाटक की जीत में दिखाई दे रही है। यही रोशनी अब 2024 तक पूरे देश में बिखरेगी, ये भी नजर आ रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार और शरद पवार विपक्षी एकता बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और कांग्रेस को ही इस मोर्चे के नेतृत्व का जिम्मा सौंप रहे हैं, उससे तय है कि अब 2024 में यूपीए 3 बीजेपी को विपक्ष में बैठाने की तैयारी कर रहा है। हार या जीत तो चुनाव में लगी रहती है, लेकिन बीजेपी ने अपनी हर जीत को कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ता कदम बताया था और वही कदम अब उसे पीछे खींचने पर कांग्रेस मजबूर कर रही है। 2014 में सत्ता में आने पर बीजेपी ने कई सारे राज्यों में भी सरकार बनाई, कहीं विरोधी दलों को तोड़ा और कहीं विधायक खरीदकर या गठबंधन में आकर सत्ता हासिल की। और किसी भी तरह से सरकार बनाने के बाद जीत का गुब्बारा कुछ इस तरह फुलाया गया कि बीजेपी का मतलब ही जीत है। लेकिन पिछले 4-6 सालों के चुनावों को देखें तो पता चलेगा कि बीजेपी को पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, इन सब में हार मिली है। अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आई भी तो ऑपरेशन लोटस चलाकर, यानी बीजेपी ने अपने दम पर सिर्फ गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम जैसे गिने चुने राज्यों में ही सरकार बनाई। कर्नाटक में भी बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर ही सत्ता हासिल की थी और इसके बावजूद जीत के पुख्ता दावे किए थे। लेकिन कर्नाटक के जनादेश ने मौजूदा राजनीति के कई मिथकों को तोड़ा है, जिनमें से एक है कि मोदी जी का चेहरा ही जीत की गारंटी है। कर्नाटक में बीजेपी ने मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। ये बात और है कि हार देखकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चेहरा बीजेपी के पोस्टर पर आ गया। चेहरा चाहे किसी का भी हो, लेकिन बीजेपी को इस बार ऐसी हार मिली है जिसके जख्म उसे लंबे समय तक चुभते रहेंगे। जिस नकारात्मकता को बीजेपी ने अपना यूएसपी बनाया था, उसी ने बीजेपी की नैया इस बार डुबो दी। बीजेपी के राज में कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब और नमाज विवाद चुनाव प्रचार में बजरंगबली की जय बोलने और द केरला स्टोरी फिल्म के प्रचार तक आ गया। खुद नरेंद्र मोदी ने चुनावों में सांप्रदायिक नजरिए को बढ़ावा दिया। बजरंग दल जैसे अतिवादी और हिंसा पर यकीन रखने वाले संगठन पर प्रतिबंध की बात को मोदी जी ने जानबूझकर बजरंगबली के अपमान से जोड़कर बताया। जनता को यह बताने की कोशिश उन्होंने की कि कांग्रेस ने पहले राम का अपमान किया और अब बजरंगबली का वे कर रहे हैं। पीएम ने बार बार कर्नाटक आकर चुनाव प्रचार किया, रोड शो और रैलियां की और हर बार उनके निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने गांधी परिवार को शाही परिवार बताया, उन्हें देश विरोधी साबित करने की कोशिश की, अपनी आलोचना को 91 गालियों के रूप में प्रचारित किया। कुल मिलाकर मोदी कांग्रेस के लिए नकारात्मकता फैलाते हुए चुनाव प्रचार करते रहे। शायद उन्हें यकीन था कि गुजरात की तरह कर्नाटक की जनता भी उनकी बात सुनेगी। जब मतदान के दिन आते आते उन्हें ये एहसास हुआ कि कांग्रेस विरोधी माहौल नहीं बन पा रहा है, तो उन्होंने कर्नाटक के लोगों के नाम खुला खत लिखा और कर्नाटक के विकास को देश का विकास बता दिया। लेकिन मोदी का एक भी पैंतरा काम नहीं आया। कर्नाटक की जनता ने एक बार फिर भाजपा को नकार दिया। आपको बता दूं कि पिछले 25 सालों में भाजपा को कभी भी कर्नाटक में बहुमत नहीं मिला। 2008 में 110 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो निर्दलीय विधायकों को पाले में लेकर येदियुरप्पा ने बीजेपी सरकार बनाई थी और इसके बाद 2019 में भाजपा ने फिर से ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बनाई, जबकि इससे पहले 2018 के चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। आप सब जानते हैं भाजपा ने इस दक्षिण के राज्य में 2 बार सरकार तो बनाई, लेकिन बहुमत कभी भी हासिल नहीं हुआ और अब 2023 में एक बार फिर कर्नाटक की जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठने की जगह दी है। 2018 में भाजपा को 104 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार तो आंकड़ा 100 तक भी नहीं पहुंच पाया है और यह तय है कि कर्नाटक के नतीजों का असर यानी कांग्रेस की बड़ी जीत केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है। अगले 5-6 महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं।
जिनमें से छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पहले से मजबूत स्थिति में है। सीएम भूपेश बघेल की क्षमताओं पर कांग्रेस आलाकमान का यकीन है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों अनुभवी नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले धोखे के नुकसान की भरपाई कांग्रेस इस बार कर लेगी, इसके आसार भी हैं। राजस्थान में सचिन पायलट के अलग राग के बावजूद अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत दिख रही है। तेलंगाना में प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के तुरंत बाद प्रचार शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी की मेहनत ने हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी रंग दिखाया है। इन विधानसभा चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस के आगे भाजपा और मोदी जी की साख दांव पर रहेगी और इसके ठीक बाद अगले आम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जिसमें भाजपा हैट्रिक लगाने का दावा तो कर रही है, लेकिन अभी देश का माहौल बीजेपी के खुले खेल के पक्ष में नहीं है। बीजेपी ने कर्नाटक में रोजगार, महंगाई के बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं की, अमूल वर्सेस नंदिनी ब्रांड में अपना पक्ष साफ नहीं किया, तो जनता ने भी बुनियादी मुद्दों के ऊपर सांप्रदायिक राजनीति में यकीन नहीं दिखाया। मोदी जी को उसने अजेय नेता नहीं माना, डबल इंजन की सरकार जैसे जुमलों को नकार दिया। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति की अपेक्षा कांग्रेस की सुधारवादी राजनीति को जनता ने स्वीकार किया। तो कर्नाटक चुनावों में बीजेपी का प्रचार तंत्र बिल्कुल बिखरा नजर आया। उसे समझ ही नहीं आया कि अपने शासन पर बात करे या कांग्रेस को घेरे या हिंदू मुस्लिम करे। लिहाजा उसने सारी चालें एक के बाद एक चली, जबकि कांग्रेस एक बार सधे तरीके से आगे बढ़ी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के प्रचार ने यहां जो जमीन तैयार की थी, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने बखूबी कांग्रेस की गाड़ी को आगे खींची। कांग्रेस के 40% कमीशन वाले आरोप पर भाजपा बुरी तरह से घिरी। राहुल गांधी की 5 गारंटियों ने जनता के दिल में जगह बनाई और जनता ने उसे जीत का सेहरा पहना दिया। इधर कांग्रेस जीत रही है और उधर बीजेपी के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार और एलजी के बीच प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण में अहम फैसला निर्वाचित सरकार के पक्ष में दिया। इसी तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बने रहने का फैसला तो सुनाया, लेकिन अदालत ने राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत होने पर फ्लोर टेस्ट बनाने का कोश्यारी का फैसला गलत था। इसके बाद शुक्रवार को गुजरात की बीजेपी सरकार के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें 68 न्यायिक अधिकारियों का प्रमोशन किया जाना था। इनमें राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले सूरत कोर्ट के जज हरीश हसमुख भाई वर्मा भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी और हिंडनबर्ग मामले को लेकर सेबी की जांच के लिए 6 महीने और मांगे जाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। खबर यह भी है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार करने वाले मादक पदार्थ विरोधी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है। आर्यन खान को जानबूझकर फंसाया गया था, ये बात साबित हो चुकी है, लेकिन उन्हें किसने फंसाया, किसके कहने पर फंसाया, ये खुलासा होना अभी बाकी है। हो सकता है कि समीर वानखेड़े की जांच से कई राज खुलें। तो कुल मिलाकर देश की सियासत बदलती दिख रही है। कई दिनों से जमे हुए तंबू उखड़ने लगे हैं, कई राज्यों से पर्दाफाश होने लगा है। अगला 1 साल चुनावी मौसम का रहेगा, जिसमें सत्ता बचाने के लिए बीजेपी की जद्दोजहद रहेगी और सत्ता पर आने के लिए कांग्रेस की तैयारी जोर पकड़ेगी। हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को जो उछाल मिला है, उससे वो सत्ता के आकाश को छू सकती है। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के पैर अभी जमीन पर हैं, जबकि बीजेपी के हवाई दावों ने उसे धूल चटा दी है। खैर, शायर जलील मानिकपुरी ने ठीक ही फरमाया है कि आज है वो बहार का मौसम, आज है वो बहार का मौसम, फूल तोड़ूं तो हाथ जाम आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।